आमतौर पर देखा जाता है कि हर माँ बाप अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनाना चाहता है, लेकिन जो ये समाज बदला है, जो दौर बदला है, कहीं न कहीं लोग कला के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। माँ बाप भी चाहते हैं कि उनका बच्चा कला के क्षेत्र में आगे जाए, एक्टिंग की दुनिया में जाए, सिंगिंग के क्षेत्र में जाए और उनका नाम रोशन करे। हम आपको एक घटना ऐसे याद दिला रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा 5 दिन 6 दिन पहले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा था कि वो डिप्रेशन में चल रहे थे, उनको काम नहीं मिल रहा था। तमाम आरोप भी लगे हैं, कई फिल्म स्टार्स के ऊपर आरोप लगे हैं, तमाम डायरेक्टर्स के ऊपर आरोप लगे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के कैरियर में वो ब्रेकर बन रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत से फिल्में छीनी जा रही थी। तमाम ऐसे आरोप लगाए गए हैं। हालांकि अभी जांच का विषय है। कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत का प्लान मर्डर किया गया है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी तमाम बातें कहते हुए सोशल मीडिया पर गुस्सा उतारा है। कई लोगों का नाम भी उन्होंने शामिल किया है। लेकिन आज हम ये जानने आए हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग जाते हैं, छोटे छोटे शहरों से, देश के तमाम राज्यों से, छोटे छोटे शहरों से वो निकल कर जाते हैं, संघर्ष करके वहां तक पहुंचते हैं। उनका संघर्ष कैसे होता है? क्या वास्तव में उनके बीच में कोई ब्रेकर होता है या फिर टैलेंट के बेस पर वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं? ये सब बताने के लिए आज हमारे साथ बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर रवि त्रिपाठी जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या वहां वास्तव में संघर्ष जो होता है सुशांत सिंह राजपूत साथ जो हुआ है उसमें कितनी सच्चाई है और जो लोग कह रहे हैं वो वास्तव में हकीकत है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले आप बताइए कि ये लॉकडाउन आपका कैसा बीत रहा है? लॉकडाउन बिल्कुल जैसे सारे भारतवासियों को बीत रहा है, हमारा भी वैसे ही है। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारी चीजें जानने को मिल रही हैं कि आप घर में रह के भी पहले लगता था कैसे रहेंगे 2-3 महीने, लेकिन इतने सारे काम है, आप अध्ययन करिए, आप संगीत के अगर हम है साधना करिए, कुछ नया सोचिए, नया कंपोज करिए। तो क्रिएटिविटी जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जो क्रिएटिव है, उनके लिए मेरे ख्याल बहुत अच्छा टाइम है। विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आदमी अच्छे से काम कर सकता है। सर आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले प्रतापगढ़ से बिलोंग करते हैं और यहाँ से लेकर के आपने माया नगरी तक का जो सफर तय किया है, बहुत संघर्ष आपने किए हैं, ऐसा हमने पढ़ा है आपके बारे में। आप थोड़ा सा उसको बताइए हमारे दर्शकों को कि आपका ये संघर्ष कैसे रहा है और आपका रुझान कला के क्षेत्र में हुआ कैसे? जी, जैसे कि हमारा लालगंज झारा जहाँ मैं हूँ, बहुत छोटी सी तहसील है ये। और मैं 98 के आसपास, 97-98 के आसपास जब मुंबई गया, तो आप समझिए कि आज से 20 साल पहले लोगों की मानसिकता भी बहुत पीछे थी और जगह तो पीछे थी। जहाँ हमारे यहाँ सिर्फ सुनते थे हम लोग कि लोग मुंबई जाते हैं और हर घर में सिर्फ सपना होता था लोगों का कि आप डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, आईएएस में जाए। हमारे यहाँ स्पेशली जो हम लोग उत्तर भारतीय हैं, यूपी बिहार के लोगों का ज्यादा रहा है कि आप सिविल सर्विसेज में जाइए या फिर डॉक्टर इंजीनियर बनिए। गाना वगैरह लोग ये बोलते थे कि आप शौक से गाइए, लेकिन इसको प्रोफेशन मत बनाइए, क्योंकि इससे आप अपना जीविकोपार्जन कर पाएंगे, इसमें संदेह होता था। तो हमारे साथ भी सेम वही कंडीशन की, भाई मेरे बड़े इंजीनियर हैं, पापा मेरे गवर्नमेंट ऑफिसर रहे, तो वो भी प्रतापगढ़ में ही, यहीं पे लालगंज में है। तो सबका सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। मैंने मेडिकल तैयारी भी की, सीपीएमटी में एमबीबीएस तो नहीं मिला था, लोअर ग्रेड सिलेक्शन भी हुआ था। फिर पापा ने कहा एमबीबीएस कर लो, रशिया से होता था उस समय, वहां एडमिशन करवा देते हैं। लेकिन मुझे म्यूजिक ही करना था। हमारे यहाँ नाना हमारे गाया करते थे, माँ हमारी घर में ही हारमोनियम बजा लेती थी और रामचरितमानस वगैरह का पाठ करती थी, हाउस वाइफ थी। तो गाने का माहौल ऐसे घर में था, म्यूजिकल था, लेकिन प्रोफेशनली हमारे पूरे खानदान में कोई भी आदमी यहाँ से मुंबई नहीं गया था फिल्म इंडस्ट्री। परिवार पाल पाएगा कि नहीं पाएगा, यही चिंता होती, बाकी किसी को इससे प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारे यहाँ लोग इसको लेकर के एक रिस्ट्रिक्शन है मध्यम वर्गीय परिवारों में, पहले का अब तो कम हो, वो यही था। हमारे साथ भी वही था। लेकिन हम लकली लखनऊ गए मेडिकल तैयारी करने के लिए, फिर रेडियो में गाना शुरू कर दिया, इससे ऑडिशन दिया और वहां से जब यहाँ गाना आता था लोग सुनते थे, थोड़ा सा एक माहौल बनने लगा कि गाना उतना बुरा नहीं है, नाम होता है इससे। फिर हमारे यहाँ कोई भी जैसे नेता आता था या कोई मुख्य अतिथि आते थे तो स्वागत गीत में ही गाता था माला लेकर के। तो वो एक हमारा स्टेज जो फर्स्ट होता है ना, वो यही था कि लोकल फंक्शंस में जो भी कोई ऑनरेबल गेस्ट आ रहा है उसके स्वागत में गीत गाना है। और अच्छा गाता था तो वो मंच मिलते गए और वहीं से थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस भी आना शुरू हुआ कि जब स्वागत गीत ही गाते थे आप तो भी लोग तारीफ करते थे। फिर हमारे यहाँ स्कूलों में रैलियां होती हैं, डिस्ट्रिक्ट रैली, रीजन रैली, स्टेट रैली। अब पता नहीं होती कि नहीं, उस समय हुआ करती थी कल्चरल, उसमें सारे कविता पाठ, एकांकी, गायन, गजल। तो उसमें भी मुझे स्टेट लेवल तक प्राइज मिला था। यहाँ शुरुआत हुई
फिर मैं लखनऊ के बाद मेडिकल का जब मुझे लगा कि नहीं मुझे गायक ही बनना है, तो मेरे बड़े भाई ने वहाँ मुंबई में अपनी पोस्टिंग ली और मैं सीधे मुंबई चला गया। वहां मैं रवीन जैन जी से मिला, सुन रखा था कि वो नए लोगों को चांस देते हैं, उनका नंबर निकाला, उनसे मिला, तो उनसे बड़ा अच्छा अनुभव रहा। उन्होंने बहुत प्यार से मिले, वो उम्मीद नहीं थी मुझे, बहुत प्यार से मिले, चाय पानी पूछा कि किए हो कि नहीं किए हो। उसके बाद सुरेश वाडकर जी के यहाँ गया और मैंने बताया कि मैं रेडियो में गाता हूँ और मुझे गाना सीखना है। फिर तो लाइफ वहां से चेंज हो गई, क्योंकि जब मैं सुरेश वाडकर जी के यहाँ गया तो उनको शायद अच्छा लगा मेरा गाना। मैंने सीखा नहीं था बहुत अच्छे से, क्योंकि लखनऊ में हल्का फुल्का सीखता था, श्री स्वर्गीय विनोद चटर्जी जी थे उनके पास, रेडियो की गजल सीखा, रेडियो में गाना है तो कुछ नया गाना पड़ेगा। सुरेश जी के यहाँ जाने के बाद फिर लाइफ बदल गई। फिर धीरे धीरे सुरेश जी ने कहा कि अपने घर पे ही रख लिया मुझे, और मैं करीब 10 साल उनके घर में ही रहा और बेटे के जैसा रहा। उन्होंने कुछ नॉट सिंगल पेनी मुझसे चार्ज नहीं किया बाद में। और अच्छे से मैंने संगीत तो सीखा ही, जिंदगी भी सीखी मैंने वहां पे। वहां रहते हुए ऐसा होता था, कई बार लता मंगेशकर जी आ रही हैं, वो खाने पे आ रही हैं, गुलाम अली जी आ रहे हैं, जगजीत सिंह जी आ रहे हैं, गुलजार आ रहे हैं, मेहंदी हसन आ रहे हैं, जो भी, आशा भोसले जी आ रही हैं, जिनको जिनके बारे में आप सपना देखते हैं कि आपकी फील्ड के बड़े टॉप के, सोनू निगम जी हो गए, कैलाश जी कल बाद में आए। तो उससे क्या हुआ कि बड़े करीब से जानने का मौका मिला पूरी इंडस्ट्री को। रवीन जैन जी के साथ फिर मैंने गाना शुरू किया। तो जो रामायण 2 आई थी, एनडीटीवी पे आती थी, सेकेंड वाली बनाई थी उन्होंने, उसमें मेरे बहुत सारे गाने मैंने गाए, बहुत पॉपुलर भी हुए। शिरडी साईं बाबा के एक भजन मेरा बहुत पॉपुलर हुआ, ओम जय साईनाथ, मतलब करोड़ों में उसके व्यूज हुए। फिर इंडियन आइडल आया मेरे सामने। इंडियन आइडल तो सीजन 2 में पार्टिसिपेट किया मैंने, और पूरे नॉर्थ का मैं इकलौता कंटेस्टेंट था। तो वहां से और भी एक मौका मिलते गया। आइडल में आने के बाद तो फिर आप एक वर्ल्ड फेमस हो जाते हैं, आपका चेहरा बहुत पॉपुलर हो जाता है, और वो फिर वो फेम भी देखी मैंने। उसके पहले मैं चाइना में एक मेरा शुरू हो गया था, आइडल से पहले ही चीन में मेरे शोज पता नहीं कि उनको पसंद आने लगे थे। तो मैंने आज रिकॉर्ड में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा शो करने वाला आर्टिस्ट हूँ मैं चाइना के लिए। मोर देन 90 शोज मैंने किए वहां पे। ये सारी एक लंबा सफर चलता रहा। 2001 के आसपास चाइना शुरू हुआ, 2006 में इंडियन आइडल हो गया, और आइडल के बाद फिर बहुत सारे शोज किए पूरे विश्व में। फिल्म आई थी एक, चांदनी चौक चाइना, अक्षय कुमार की, उसमें गाना हुआ। और अभी तो बहुत सारे गाने मेरे, मैं भारत बोल रहा हूँ, एक गाना है, एक ही गाना है मेरा जिसमें मैंने म्यूजिक दिया है, संगीतकार भी हो गया हूँ अभी। कैलाश खेर जी, सुरेश वाडकर जी, शान जी, अंकित तिवारी, सबने मेरे साथ उसमें गाया है एक गाने में। तो 2 फिल्में की मैंने हिंदी की, अभी रिलीज पे है वो, एक मराठी फिल्म भी की। तो मतलब फिर शुरू हो गया। शुरू में थोड़ी सी तकलीफ हुई, जो अलग अलग अनुभव हुए, बट इन शॉर्ट मैंने बताया कि इस तरह से छोटे से गांव से और मुंबई में स्थापित होने का मौका मिला। आपकी एक फिल्म, अभी आपने बताया कि अक्षय कुमार की एक फिल्म आपने की है, आपने उसमें गाना गाया है। हमारे दर्शकों के लिए उसका जी 2 लाइन गुनगुना के अगर आप बताएंगे तो। हाँ, वो बहुत पॉपुलर भी था गाना वो, चांदनी चौक चाइना का, सुने होंगे आपने। जो गाना था बम्बई से आया मेरा दोस्त, उसी का उन्होंने रीमेक बनाया था, बप्पी लहरी और मैंने गाया था उसको। इंडिया से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो, सब मिलके नाचो गाओ, छुट्टी है मौज मनाओ। उसका चाइनीज लैंग्वेज भी था उसमें। ओ इंडिया लाइड फंग यू गईटा चिली खाजो लाई लाइटा जा खानवे नीलाई के मी ख्वाजा। तो ये मेरा बपीदा का गाना था। जी। और हम आपसे एक चीज जानना चाहते हैं कि अभी सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की है, दुखद घटना है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। पूरा देश इस घटना से गमजदा है। तो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं तमाम फिल्म स्टार्स के ऊपर, डायरेक्टर्स के ऊपर, कि सुशांत सिंह राजपूत के कैरियर में वो लोग सामने, मतलब उनसे फिल्में छीनी जा रही थी, उनको काम नहीं मिल रहा था, वो डिप्रेशन में चल रहे थे। आपको क्या लगता है, आपने भी एक लंबा संघर्ष किया है और उस मुकाम तक पहुंचे हैं कि आज आपको पूरा विश्व जान रहा है, क्या वास्तव में ऐसा फिल्म इंडस्ट्री में होता है, या फिर आप अपना अपना अनुभव बताइए कि आपके साथ या कभी ऐसा आपको लगा ऐसा हो रहा है, या वहाँ जो परिवारवाद का एक आरोप लग रहा है कि परिवारवाद वहां पे चलता है, इस पे थोड़ा सा अपना अनुभव बताइए, आपका व्यू क्या है? बिल्कुल, एक्चुअली बिल्कुल, जो नेपोटिज्म की बात हो रही है, परिवारवाद की बात हो रही है, काफी हद तक सच है। और हमारे जो एक्टिंग की फील्ड है उसमें तो आप देखिए ना, लगातार आप अगर देखेंगे तो महेश भट्ट हैं तो आलिया भट्ट हैं, डेविड धवन है तो वरुण धवन है, अमिताभ बच्चन है तो अभिषेक बच्चन है, और ऐसे ही
सीरीज बुरा नहीं है, टैलेंट कोई भी हो, अगर परिवार में टैलेंट है तो उसको सामने आना ही चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत से टैलेंटेड लोग बाहर भी रहते हैं जो उतनी आसानी से लॉन्च नहीं होते। तो हम कई बार तो लोग संतोष कर लेते हैं, चलिए उनका भाग्य था कि वो महेश भट्ट के घर में पैदा हुई तो उसको अपना शोकेस करने का मौका मिल गया। तो यहाँ तक तो ठीक है कि एक बार मौका मिला। बहुत सारे ऐसे भी टैलेंट रहे जो उतने सफल नहीं हुए, जैसे राजेंद्र कुमार जी के बेटे कुमार गौरव थे। लव स्टोरी आई, लॉन्च किए गए बहुत अच्छे से, लेकिन फिर फेड आउट हो गए। यानी बाद में आप चलते हैं अपने टैलेंट के ऊपर। शुरू में आपको लॉन्चिंग मिल जाती है परिवार की वजह से, लेकिन अगर आपका टैलेंट नहीं होगा तो बहुत सारे, देखिए अनुपम खेर के बेटे सिकंदर खेर आए थे और वो नहीं चले, राजा अकबर के बेटे बेटी दोनों आए थे, वो नहीं चले। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन दुख कहाँ पे होता है? दुख वहां होता है जहां पे कोई बाहर से गया हुआ है और उसने अपना मकाम बनाया, लेकिन बाद में उसको लोग छेड़ने लगते हैं। जैसे कि अगर आपने नए हैं, जैसे अक्षय कुमार हैं, वो बाहर से आए, लेकिन उन्होंने इतना पक्का मकाम बना लिया कि उनको छेड़ने की हिम्मत लोगों ने की होगी, लेकिन वो अब निकल गए। तो ऐसे रणवीर सिंह भी हैं, अक्षय कुमार हैं, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो बाहर से आके, आयुष्मान खुराना है, राजकुमार राव हैं, लेकिन ये लकी थे जो बच गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रैप में फंस जाते हैं। कुछ ऐसा हुआ कि किसी को कोई चीज बुरी लग गई, लोग ही चाहते हैं यहाँ पे कि लोग जी जुरी करते रहे, चापलूसी पसंद लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में, फैक्ट है। तो कोई भी आदमी अगर अपनी रीढ़ के बल पे खड़ा होगा, अपना स्वाभिमान दिखाएगा वो, तो उनको बुरा लगता है। ये मेरा गाना मैंने कथरी बनाई है, मैं बताऊं आपको, हम लोग अवध बिल्ड से, आप सब अवध अवधि के लोग हैं। तो मैंने एक गाना बनाया कथरी, अपने यहाँ प्रतापगढ़ के हमारे स्वर्गीय जुमई खां आजाद जी की बहुत अच्छी रचना थी, काल जी रचना थी, और कथरी से हम सब परिचित होंगे, मैं 2 लाइन सुनाऊंगा भी उसकी। उसको मैंने अपने मैंने कहा अब मुझे कंपनी के साथ रिलीज ही नहीं करना है कुछ, अपना बनाया हुआ। बाद में तीसरी से मेरे गाने आए, सब आए, लेकिन वो किसी और ने बनाया, उन्होंने डील किया। मैंने कहा खुद से बनाते तो मैं नहीं दूंगा, क्या फायदा, अगर मैं देता भी हूँ ओनरशिप उनके पास रहती है तो। फिर मैंने कथरी बनाई, और बताऊं आपको, इतना पॉपुलर हुआ वो गाना मेरा, मेरे चैनल से मैंने किया था। और मेरे ख्याल से मुझे अमेरिका, हॉलैंड, यूपी में तो जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं, जहां भी लोग जाता हूँ, लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं, यूपी, बिहार, इंडिया, जो भी अवधि जानने वाले लोग हैं, बहुत पसंद किया उन्होंने। तो अब ये टाइम आ गया कि आप सब जागिए, कंपनियों के ट्रैप से बाहर निकलिए। आपने बताया कि आपने एक अवधि की रचना कथरी अपने उसमें गाया है, अपनी आवाज में गाया है, और उसकी 4 लाइनें अगर हमारे दर्शकों के लिए आप देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कथरी तोहार गुनु जाने जे करई गुजारा कथरी माँ, लोटे लड़का सयान सारा परिवार बेचारा कथरी माँ। और कथरी तोहार गुनु जाने जे करई गुजारा कथरी माँ। और इतनी अनमोल आहा कथरी ना मोल बिकानो हटिया माँ। अमूल तोहका देखा घरे घरे सब जने बिछाए खटिया माँ। तोहरी गोदिया माँ लोटी पोटी हम खेल कूद बलवान भये। तोहरे बल पे हमरे पुरख गांधी गौतम भगवान भये। तुलसी कबीर जायसी सूर सब रहे दबाए कथरी माँ। और कथरी तोहार गुनु जाने जे करे गुजारा कथरी माँ। आपका पहला एल्बम था बातें, ये आपने बताया सारे उसको लेके आपने काफी स्ट्रगल किया, काफी संघर्ष आपको झेलने पड़े, काफी लोगों ने आपको परेशान भी किया। क्या उस बातें का अगर कोई गाना हमारे दर्शकों को सुनाएंगे? जी, बहुत अच्छे अच्छे गाने उसमें थे। उसमें जैसे एक गाना मेरा था, तेरी जुस्तजू में कब से दिल बेकरार हूँ मैं। तेरी आरज़ू में कब से दिल बेकरार हूँ मैं। मेरी प्यास में बादल भर दे, आ मुझको मुकम्मल कर दे। मेरी प्यास में बादल भर दे, आ मुझको मुकम्मल कर दे। तू कहाँ है अब तो आजा, मेरी सांसों में समा जा। मैं बेकरार हूँ मैं तेरी जुस्तजू में कब से दिले बेकरार हूँ मैं। तो मेरा ये कि आप अपने फन को, अपनी हुनर को, अपनी कला को तराशने के लिए जाइए,
और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एक अपने यहाँ और कहा गया है, हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विधि हाथ, और वही है वही जो राम रच राखा। इसको आप मान के चलेंगे तो कभी दुखी नहीं होंगे आप, कि भैया जो होगा ईश्वर करेगा, और अपना अच्छा काम करते रहिए, आप मस्त रहेंगे बस। क्योंकि सुख जो होता है ना, खुशी होती है, इन चीजों पे डिपेंड नहीं करती कि आपको क्या अवार्ड मिले, कितना पैसा कमाया। आप अच्छा सुर लगा देंगे तो आप मस्त हो जाएंगे और आपका दिन बन जाएगा। 2 लाइनें मैं सुनाना चाहूंगा जो संदेश के रूप में। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। बहुत बढ़िया। हम एक लास्ट चीज आपसे जानना चाहेंगे कि अपने हमारे दर्शकों के लिए, अपने फैंस के लिए और तमाम करोड़ों करोड़ लोग जो आपको चाहने वाले हैं, उनके लिए कुछ नया आने वाला हो, कोई नई फिल्म आने वाली हो, किसमें कोई गाना आपका आने वाला हो, कोई एल्बम आने वाला हो, उसके बारे में अगर कुछ जी तो थोड़ा सा जानते हैं। मेरी एक फिल्म आ रही है रेड सिग्नल, और उसमें 4 गाने हैं, जिसमें से एक गाना मैंने और पलक मुछाल ने गाया है, फिर कैलाश खेर जी ने एक गाना गाया, बहुत अच्छा सूफी गाना है, एक गाना शान जी ने गाया है, और एक गाना सुरेश वाडकर जी मेरे गुरु जी ने गाया हुआ है। तो वो बस उसका वो जरूर सुनिएगा। एक मेरी दूसरी फिल्म है हिंदी, एक ही गाना मेरा उसमें सोनू निगम जी ने और महालक्ष्मी जी ने गाया है। इन सब में संगीत मेरा है, संगीतकार के रूप में मैं हूँ, और गीतकार के रूप में शेखर अस्तित्व है। तो ये सारे गाने मैं भी बहुत वेट कर रहा हूँ कि बस जब आएंगे तो एक अलग धमाका होगा। तब तक आप लोग अगर हो सके तो मैं भारत बोल रहा हूँ जो मेरा गाना है, उसको अपना प्यार दीजिए। संगीतकार के रूप में मेरा पहला गाना है, लेकिन बहुत अच्छा बन गया गाना, और उस गाने को पहले ही गाने को कैलाश खेर जी ने गाया मेरे साथ, सुरेश वाडकर जी ने गाया, शान जी ने गाया, अंकित तिवारी जी ने गाया, और लोगों ने गाया। तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा वो गाना सुन के। वो गाना हमारे तो दर्शकों बस के ऐसे लिए काम। हाँ, मैं 2 लाइन सुना रहा हूँ, लेकिन फिर आप जरूर आप भी सुनिएगा उसको। जी जरूर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा वो। जरूर। दिल की परतें खोल रहा हूँ, दिल की परतें खोल रहा हूँ, भारतवासियों भारतवासियों, मैं भारत बोल रहा हूँ, मैं भारत बोल रहा हूँ, मैं भारत बोल रहा हूँ। बहुत अच्छे समय पे आपने ये गाना गाया। जिस तरह से हमारे देश की सीमाओं पर इस समय तनाव चल रहा है, कहीं न कहीं अगर हमारे फौजी भाई इसको सुनेंगे तो उनके अंदर एक जज्बा पैदा होगा, एक देशभक्ति का जज्बा पैदा होगा। तमाम जानकारियां देने के लिए, फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष जो लोग संघर्ष करते हैं उनके लिए तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई शख्सियत, एक नए कोरोना वॉरियर के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।